सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नेक्स्ट जनरल साइंस की क्लास लेके आया हूँ। तो जिन्होंने मेरी पहले की क्लास नहीं देखी हुई है वो पहले की क्लास देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि हम किस सीरीज़ को लेके आए हुए हैं। ये फिजिक्स के ऊपर सीरीज़ है जो जनरल साइंस में करवा रहा हूँ, वो फिजिक्स के एक टॉपिक करवा रहा हूँ और इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ जो पेपर में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे। हाल ही में एसएससी के द्वारा 20,000 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, तो इस बार उन्होंने पैटर्न में थोड़ा फेरबदल कर दिया है। अभी जो एसएससी का एग्ज़ाम रहेगा उसमें जो 20,000 वैकेंसियाँ आई हुई हैं, उसमें जो मेन का सिलेबस है, जो मेन एग्ज़ाम हुआ करता था पहले, तो उसमें हमारे पास जनरल साइंस नहीं हुआ करता। ठीक है, वहाँ पे जीएस नहीं रहता था। तो अब ये जो हमारे पास जीएस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो जो भी बच्चे सोचते थे कि मैं जीएस को नहीं पढ़ के जाऊंगा, मेरा प्री क्लियर हो गया, ज़्यादा फोकस नहीं देते थे, तो उनसे मैं एक बार फिर अपील यही करूंगा कि आप अपनी क्लास मतलब अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और जनरल साइंस पे फोकस करें, क्योंकि इसमें से जो 25 क्वेश्चन है वो आपके जनरल उस पे जीएस पे रहेंगे। ये जो है हमारे पास स्कोरिंग पोर्शन है, तो इसके लिए हमारे पास 10 से 12 मिनट लगते हैं इन क्वेश्चनों को करने में। तो देखिए, ये जो है, जो ये वैकेंसियाँ आई हुई हैं, इसका जो एग्ज़ाम है ये 3-4 महीने में कंडक्ट हो जाएगा। तो आप यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम आपको जो है वो पूरे कोर्स की तैयारी, जितने भी आपका एग्ज़ाम है, जो एसएससी का एग्ज़ाम है जिसमें जो जो सब्जेक्ट रहते हैं सभी के हमारे पास क्लासेस चली हुई हैं। तो आप हमारे साथ जुड़कर इस जो सीरीज़, जो ये हमारे पास नया हम आपके लिए प्लेटफॉर्म लेके आए हुए हैं, उसके साथ जुड़कर आप अपना जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखें। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज की जो हमारे पास पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है कैपिलरिटी। अब कैपिलरी क्या होता है? ये एक प्रकार का हमारे पास फिनोमिना होता है जिससे या तो लिक्विड राइज में जाता है या नीचे जाता है। तो एक तरह की ये ट्यूब होती है, तो उससे क्या होता है कि जो वो ट्यूब है, या तो उसमें जो लिक्विड है वो ऊपर जाएगा या लिक्विड है नीचे जाएगा। उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कैपिलरिटी। अब इसमें क्या क्या फिनोमिना होते हैं, कौन सा फिनोमिना कैपिलरिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है? सबसे पहले है ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, जो बोल्टिंग पेपर होता है वो क्या करता है? इंक को सोख लेता है। मतलब अगर हमारे पास एक पेपर होता है जिसका नाम बोल्टिंग पेपर होता है, उसको इंक के ऊपर रखा जाता है, तो वो इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सोख लेता है। तो वो किस वजह से उसको सोख लेता है? क्योंकि उसके बीच में छोटे छोटे से होल्स होते हैं। ठीक है, पोर्स होते हैं, मतलब छोटे से क्या होते हैं, उसके बीच में छिद्र रहते हैं, जो उसको क्या करते हैं, उस इंक को अपने में कंज्यूम कर लेते हैं। तो वो जो काम करता है वो किस तरह से काम करता है उसको बोलते हैं कैपिलरी। कि जो उस इंक को सोखते हैं, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी बोलते हैं। और जो वो छिद्र है उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। अब हमारे पास जो तेल का जो हमारे पास दीपक होता है, ठीक है, जो तेल की बत्ती का जो दीपक होता है, उसमें जो हमारे पास जो धागा होता है वो क्या करता है कि तेल को मुंह तक पहुंचाता है, इसीलिए वो जलता रहता है। तो वो भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है? कैपिलरी पे काम करता है। कि जो हमारे पास ये होता है, इसमें हमने रस्सी डाल के रखी होती है और यहाँ से ऑयल जो है वो ऊपर जाता रहता है। तो ये भी किस पे काम करता है? कैपिलरी पे काम करता है। नेक्स्ट है, जो हमारे पास जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो जमीन से क्या करते हैं? पानी को सोखते हैं और अपने कहाँ से, जड़ों से पानी को सोखते हैं। तो वो जो फिनोमिना रहता है, वो जो एक्शन होता है, वो भी कौन सा एक्शन होता है? कैपिलरी एक्शन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन सा फिनोमिना किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये कैपिलरी हमारे पास फिनोमिना रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या होती है? एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है किसकी? फ्लूइड की। फ्लूइड बाय virtue of which the internal frictional force act between the layers then it is the motion। कि विस्कोसिटी क्या होती है? दो हमारे पास जो फ्लूइड लेयर्स होती हैं, मतलब दो फ्लूइड और जो हमारे पास सरफेस होता है, उसके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है जिसको विस्कोसिटी का। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास कोई लेयर है और वो इस तरफ को मूव कर रही है।
किसी दूसरी लेयर पे, तो ये दूसरी लेयर क्या करेगी, इसके मोशन को अपोज करेगी, मतलब इसको रोक के रखेगी। तो आप इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विस्कोस। पेपर में क्वेश्चन आए कि सबसे विस्कस क्या होता है, तो विस्कस होता है हनी। जो हमारे पास शहद होता है वो क्या होता है, जो शहद रहता है वो उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब शहद फ्लो करता है उसका आगे का जो बे होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, आगे का मुंह ऐसा होता है। पानी की जो विस्कोसिटी होती है वो शहद से कम होती है, ठीक है जी। तो मतलब उसकी जो लेयर्स होती है, मतलब एक लेयर दूसरी लेयर को क्या करती है, अपोज करती है। एक लेयर दूसरी लेयर के मोशन को क्या करती है, अपोज करती है, इसलिए ये आगे से क्या हो जाती है, ऐसे गोल सी हो जाती है। तो उसको बोलते हैं विस्कोस। अब जो विस्कोसिटी ऑफ अ मटेरियल है ये किस किस के द्वारा इफेक्टिव होता है, एक है जी हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो विस्कोसिटी इसमें क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। प्रेशर जो है, प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो भी विस्कोसिटी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। जो नेचर ऑफ फ्लूइड है उसकी वजह से भी हमारे पास विस्कोसिटी क्या होती है, या तो डिक्रीज होगी या तो इंक्रीज होगी। एक होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसकी वजह से भी हमारे पास है इसमें चेंज आता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, जो विस्कोसिटी हमारे पास कॉफिशिएंट होता है उसका क्या फॉर्मूला रहता है। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो जो विस्कोसिटी है वो क्या करेगी जी, डिक्रीज करेगी। इंपॉर्टेंट है कि मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा जी, वो डिक्रीज करेगी। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ तो विस्कोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बोला गया है कि इन द वाटर इट इज डिक्रीजेज वेयर एज द गैस इज इट इट रिमेन्स द सेम, कि पानी में ये डिक्रीज करेगी बट गैसेज में ये क्या रहेगी, रिमेन्स सेम रहती है। अब हमारे पास जो विस्कोसिटी होती है उसका जो फॉर्मूला रहता है, जो फोर्स होती है वो क्या होती है, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एफ इजिकल टू माइनस में नीटा डी बी ओवर में डी एक्स इंटू में ए, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, फोर्स होती है, कौन सी, विस्कस जो फोर्स होती है। नीटा जो इसमें रहता है जिसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्को, बोला जाता है जिसको कोफिशिएंट ऑफ अ विस्कोसिटी। तो ये हमारे पास क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है किसका, विस्कोसिटी। क्लियर है जी बात। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, नीटा होती है। ये माइनस साइन ये बताता है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो कोफिशिएंट उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। तो ये थी हमारे पास विस्कोसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, शहद की होती। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है। बर्नौलीज थ्योरम जो होती है ये यूज होती है इनकम्प्रेसिबल। पहली कंडीशन है कि हमारे पास जो सोल्यूशन या कुछ भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल। दूसरा है हमारे पास नॉन विस्कस लिक्विड होना चाहिए। नॉन विस्कस का मतलब वो चिपके ना, ठीक है। तो जैसे हमारे पास और गैस है, मतलब ये लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। अब बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसका जो एक रिजल्ट आता है बर्नौलीज थ्योरम का वो क्या बोलते हैं हमारे पास, कि हमारे पास जो प्रेशर होगा प्लस जो हमारे पास हाफ काइनेटिक एनर्जी होती है ये, प्लस जो है हमारे पास, जो हमारे पास क्या होता है रो टी एच होता है, ये होते हैं कांस्टेंट। क्या होते हैं, ये होते हैं कांस्टेंट। ये जो रिजल्ट होता है ये हमारे पास किसका होता है, बर्नौलीज। यहाँ पे लिखा भी गया है देखिए कि the flow of the streamlined motion from the one place to another place, then it is every point it is path of the total energy per unit volume is constant। ये जो लिखा हुआ है प्रेशर एनर्जी, ये जो है प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो उसको क्या कहते हैं, बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं। अब एक और इक्वेशन आपने यहाँ पे होती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो क्या होती है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर मेरे पास वेलोसिटी ज़्यादा है तो एरिया क्या होगा, कम। जैसे आपने पानी की पाइप देखी होगी, उसको अगर हम थंब से प्रेस करते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज। जब हम अंगूठे को हटाते हैं तो एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कौन सी जी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ जो है हमारे पास वो क्या है, कॉन्टिन्यूटी है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है हमारे पास वो ये होती है, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या होता है, ए। कि हमारे पास अगर एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और बर्नौलीज थ्योरम को एप्लीकेबल होने के लिए जो हमारे पास लिक्विड होना चाहिए वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और नॉन विस्कस मतलब चिपकना नहीं चाहिए।
तो ये अगर ये वाली हमारे पास कंडीशन होगी तो हमारे पास क्या आता है कि प्रेशर प्लस में काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्लियर है जी। अब हमारे पास इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कि जो प्रिंसिपल रहता है ये पेपर में पूछे जाते हैं कि जो बर्नौलिस थ्योरम है उस पर कौन कौन से प्रिंसिपल काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है वेंचुरी मीटर। ये वेंचुरी मीटर क्या करता है, इसका काम होता है हमारे पास जो फ्लो होता है, जो हमारे पास पाइपों के बीच में जो फ्लो होता है उस फ्लो को मेजर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, वेंचुरी मीटर। जो वर्नर होता है वो भी इस प्रिंसिपल पे काम करता है। जो हमारे पास जो हमारे पास है एटमराइज़र होता है, वो भी जो खेतों में आपने देखा होगा कि एक एटमराइज़र मतलब ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है और जो छिड़काव दवाइयों का छिड़काव होता रहता है, हर जगह पे इक्वल जो है रेशो पे क्या मिलती है, दवाई मिलती है या पानी गिरता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, एटमराइज़र। ठीक है, वो भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बर्नौलिस थ्योरम पे। जो फिल्टर पंप होता है ये भी किस पे काम करता है जी, बर्नौलिस थ्योरम पे। जो एरोप्लेन उड़ते हैं, जो एरोप्लेन का मोशन होता है वो भी किस थ्योरम पे बेस्ड है, वो भी बर्नौलिस थ्योरम। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि घरों की छतें उड़ जाती हैं। ठीक है, घरों की छतें उड़ जाती हैं तो वो भी किस प्रिंसिपल पे रहती है, बर्नौलिस थ्योरम। कि क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे ध्यान में रखना, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा वहाँ पे वेलोसिटी कम। तो इनसाइड क्या होता है, प्रेशर घरों के अंदर इनसाइड में प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और जो सॉरी इनसाइड में प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। जब तूफान आता है तो बाहर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी जी, और प्रेशर क्या होगा, कम होगा। बट अंदर क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा। इसीलिए वो क्या कर जाते हैं, उड़ जाती हैं घरों की छतें, जो उड़ जाती हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो वो जो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलिस थ्योरम पे। क्लियर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि हमारे पास एक मास होता है, बोब होता है, जिसको हमने क्या किया होता है, अटैच किया होता है एक स्ट्रिंग के साथ, मतलब ऐसे। ये हमारे पास एक बोब है, इसको हमने अटैच किया होता है एक स्ट्रिंग के साथ। यहाँ पे ये वाली पोजीशन इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, यहाँ पे इसकी मीन पोजीशन को बोलते हैं रेस्ट पोजीशन। तो पेंडुलम क्या करता है, अपने फिक्स पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाता है और फिर वापस आता है। तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हुई। तो यहाँ पे जो पेंडुलम होता है रेस्ट पे आता है, मीन पोजीशन पर जो मोशन में आता है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये किसी वर्टिकली स्ट्रिंग के द्वारा फिक्स किया जाता है, इसकी मीन पोजीशन होती है, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो इसकी देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम होती है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, तो कहाँ पे होगी, मेन पोजीशन पे, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ होगी, मेन पोजीशन। अगर पूछा जाए कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ होगी, तो मिनिमम होती है काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे ये क्या होती है, मिनिमम होती है। और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इस केस पे क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम। कहाँ पे जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे, जो इसका ये वाला जो पोजीशन होता है उसमें। अब हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम होता है वो कितना टाइम पीरियड लेता है ओसिलेशन करने के लिए, मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जो मैक्सिमम हमारे पास लेगा, सॉरी जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो कितना होता है, 84.6 मिनट। कि 84.6 मिनट लेता है ये क्या करने के लिए, ऑसिलेशन करने के लिए। अब जो सिंपल पेंडुलम का जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है वो इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट में एल अपॉन में जी। ठीक है, एल होती है जो ये थ्रेड लगाई होती है हमने पेंडुलम के साथ वो, और जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो हमारे पास होता है 2 पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जो होता है वो टाइम पीरियड होता है हमारा किसका, सिंपल पेंडुलम का। क्लियर है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट है इसके बाद कि जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो किस किस के द्वारा इफेक्ट किया जाता है। तो अब किस किस के द्वारा इफेक्ट किया जाता है और किसके द्वारा इफेक्ट नहीं किया जाता है।
तो अभी मैंने टी का फॉर्मूला लिखा था, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट में L/जी लिखा था। यहाँ पे मास है पेंडुलम का, नहीं जी। बस यहाँ पे हमारे पास उसकी शेप के बारे में बोला है, नहीं जी। तो लिखा हुआ है कि जो सिंपल पेंडुलम है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो एक तो उसका वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, उसका उसकी क्या शेप है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, उसका क्या साइज है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, साइज ऑफ अ बोब, कि जो हमारे पास मास है बोब का, जो हमने मास लटका के रखा हुआ है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, उसकी क्या शेप है उसका क्या साइज है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। एंड इट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, लेंथ पे करेगा और एक्सेलरेशन पे करेगा। अब मुझे एक बात बताइए कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पेंडुलम को लेकर पहाड़ पे जा रहे हैं, मतलब पहले हम नीचे थे फिर हम पहाड़ पे चले गए, तो मुझे बताइए कि टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। अब जब मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ तो जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, जी की वैल्यू जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो टाइम पीरियड क्या करेगा उसका, इंक्रीज करेगा। जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, कि अब पेंडुलम क्लॉक गोज स्लो इन द समर एंड द फास्टर इन द विंटर, कि जो हमारे पास जो घड़ियों में जो पेंडुलम लगा होता है वो क्या करता है, गर्मियों में जो स्लो चलता है और सर्दियों में क्या चलता है, फास्ट चलता है। क्लियर है। जो सिंपल पेंडुलम होता है, कहा गया है कि उसको सस्पेंड किया जाए लिफ्ट में, लिफ्ट असेंडिंग डाउनवर्ड, की लिफ्ट क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो जो हमारे पास अगर नीचे की तरफ आ रही है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी नीचे की तरफ होगी, तो जो हमारे पास टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर हमारे पास किसी सिंपल पेंडुलम जो है अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो हमारे पास जो ओसिलेशन ऑफ टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई कि हमारे पास ये पेपर में पता नहीं एसएससी में कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पे पेंडुलम लगाया हुआ है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सॉरी, ऊपर की तरफ जा रही है तो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो टाइम पीरियड क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बात ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास कि अगर हमारे पास जो लिफ्ट है वो टूट जाती है, फ्रीली फॉली अंडर द ग्रेविटी, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम का वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि अगर लिफ्ट टूट गई, अगर लिफ्ट के अंदर हमने किसी पेंडुलम को लटका के रखा हुआ है और लिफ्ट अचानक से टूट जाती है, तब हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा पेंडुलम का वो कितना होगा, तो कितना होगा जी, इन्फिनिटी हो जाएगा। बात क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू जरूर करें। अब नेक्स्ट है हमारे पास हीट एंड द थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स हीट क्या होती है। अब जो हमारे पास जो थर्मोडाइनमिक्स का पहला लॉ था उसने क्या बोला था कि एनर्जी इज कंजर्व। एनर्जी इज कंजर्व का मतलब क्या होता है कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है और ना ही बनाई जा सकती। ठीक है, इसको क्या किया जा सकता है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट, मतलब सॉरी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जो हमारे पास इसका थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है वो क्या बोलता है कि जो हमारे पास एनर्जी होगी डी क्यू, हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस में वर्क डन प्लस में डी डब्ल्यू। ये हमारे पास क्या है, थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ है कि हमारे पास जो हीट होगी वो क्या होगी, सम होगी किसका, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन का। अब हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कि द अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्ट बाय द यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस टू राइज अ टेम्परेचर of the 1 degree centigrade. The water has the higher specific heat than the land, and so it is heat are coolly slow, or skating is the possible on the snow as the water formed below the skating due to the low temperature. This act as a lubricant. अब specific heat क्या होती है, स्पेसिफिक हीट में कहा गया है कि हमारे पास ऐसी हीट होती है, मतलब मैं बताता हूँ, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द सब्सटेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या आता है, सी एस इंटू में एम इंटू में डेल्टा टी, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट।
तो स्पेसिफिक हीट पानी की क्या होती है, बड़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए क्या किया जाता है, पानी को एज अ कूलेंट यूज किया जाता है गाड़ियों में। जब भी हमारी गाड़ियां गर्म हो जाती हैं तो उसमें क्या किया जाता है, क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो बड़ी, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बड़ी ज़्यादा होती है। मतलब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, बड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको गर्म होने में बड़ा टाइम लगता है। क्लियर है जी। इसीलिए एज अ कूलेंट क्या यूज़ किया जाता है हमारे पास, पानी की। अब जो हमारे पास जैसे स्केटिंग की जाती है, बर्फ़ के ऊपर जब स्केटिंग की जाती है तो बर्फ़ के नीचे क्या होता है, पानी जमा होता है। क्यों जमा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, लो होता है। और वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। ठीक है जी, तो ये थी स्पेसिफिक हीट। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर मेरे पास क्या होता है, टेम्परेचर क्या करता है, वो हॉटनेस एंड द कोल्डनेस बताता है किसकी, बॉडी की। ठीक है। और जो हमारे पास इसकी जो स्केल्स होती हैं जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्केल होती हैं। एक होती है फ़ारेनहाइट, एक होती है सेल्सियस, और एक हमारे पास होती है केल्विन। कौन सी होती है, केल्विन। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास यूनिट्स, जो हमारे पास स्केल्स होती हैं। टेम्परेचर क्या बताता है, इंडिकेट करता है किसकी, डायरेक्शन को। जो हीट की एनर्जी है विल बी स्पॉन्टेनियसली फ्लो, और जो हीट एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, हॉट बॉडी से कहाँ जाएगी, जो हमारे पास कोल्ड बॉडी होगी उसमें हमारी हीट क्या करती है, ट्रांसफर करती है हाई हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी। क्लियर है जी, कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। जैसे हम किसी भी रोड के एक सिरे को गर्म करते हैं, तो जब वो गर्म करते हैं, जब दूसरा सिरा नहीं गर्म कर रहे तो वो भी गर्म हो जाता है, क्योंकि हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। मतलब जो गर्म वाला सिरा है रोड का, वो हीट को ट्रांसफर करेगा कहाँ पे, ठंडे पे। तो उसको बोलते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के हमारे पास स्केल्स है। ठीक है, मैं यह डायग्राम में बताता हूँ कि जो हमारे पास सबसे पहले है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल मतलब 0 डिग्री। 0 डिग्री जो होता है इसका जो आइस पॉइंट बोला जाता है, और फिर इसका जो स्टीम पॉइंट होता है उसको 100 डिग्री बोला जाता है। और ये दूसरा है हमारे पास फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट जो होता है उसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है, लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट होता है, वो होता है 32 डिग्री। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और तीसरा हमारे पास होती है कैल्विन। कैल्विन हमारे पास का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो होता है 273 कैल्विन और 373 कैल्विन। अब हमारे पास अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखी होगी तो ये लिखी होगी 2.73.15 कैल्विन। ध्यान में रखना ये होती है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे तीनों की तीनों स्टेटें एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी जी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तीनों की तीनों स्टेटें क्या करेंगी, वहां पे एग्जिस्ट करेंगी। उसको क्या बोला जाता है, ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है। और वहां पे जो टेम्परेचर होता है 273.16 कैल्विन होता है। ध्यान में रख लेना कि ट्रिपल पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, तो मुझे ध्यान में आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से मैं एक आपको फंडा बताता हूँ कि अगर मुझे बोला गया है कि इतने डिग्री टेम्परेचर को इतने डिग्री में कन्वर्ट कर दो, तो कुछ नहीं करना है आपने। आपके पास एक फॉर्मूला होगा। देखिए क्या होगा, हमें टेम्परेचर को कंपेयर करना है। मुझे मान लो कि ए यहाँ से टेम्परेचर इसमें जाना है कि यहाँ पे इतने डिग्री टेम्परेचर, तो इसमें कितना होगा। तो देखिए इसका जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, यहाँ पे मैंने मार्क लगा दिया जो टी सी मतलब जो इसका टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस में जो होगा वो क्या होगा, टी होगा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, टी के होगा। अब सॉरी, टी एफ होगा क्योंकि फ़ारेनहाइट है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या फॉर्मूला बनेगा। मुझे निकालना है जो टी सी है, जो मिडल वैल्यू हमारे पास देके रखी होगी, जो लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट है 0 है यहाँ पे, और हाईएस्ट फिक्स्ड पॉइंट है 100 है, माइनस में लोएस्ट फिक्स्ड, दैट इज इक्वल टू टी एफ माइनस में 0, सॉरी लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट है 32, डिवाइडेड बाई 112 माइनस में 32। ठीक है जी। अब मैंने इसको ढंग से लिखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए टी सी माइनस में 0 मतलब टी सी ओवर में 100। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टी एफ माइनस में 32 ओवर में 180। 0 से 0 चली गई, तो हमारे पास जो टेम्परेचर आया वो क्या आया,
टी अपॉन टी सी ओवर में 10 इक्वल टू टी एफ माइनस में 32 ओवर में 8। क्लियर है। अब देखिए मुझे कहा गया है कि अगर सेंटीग्रेड में मेरे पास जो टेम्परेचर है वो है जी 45, इतना 45 सेंटीग्रेड है। मुझे बोला है कि इसकी फारेनहाइट में कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे बताता हूँ फारेनहाइट की क्या वैल्यू होगी। टी सी कितना दे के रखा है, 45 दे के रखा है और ओवर में 100 है। दैट इज इक्वल टू टी एफ मुझे निकालना है, माइनस में 32 है, ओवर में 9, ओवर में 18 है। ठीक है, मैंने इसको काट दिया तो यहाँ पे मेरे पास 5 आ गए, यहाँ पे मेरे पास है 9 आ गए। मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक सेकंड में इसको रब कर लेता हूँ, फिर आपको आगे समझाता हूँ। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इसको एक बार इरेज करके फिर यहाँ पे वो करता हूँ। ठीक है, इरेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर आगे मैं इसको सॉल्व कर। अब मैं इसको करता हूँ। तो हमारे पास क्या कहा गया है जी, हमें कहा गया है कि हमें टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड में दे के रखा हुआ 45 उसको कन्वर्ट करना फारेनहाइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। 45 को मल्टीप्लाई करूँगा 9 से। ठीक है, ओवर में मेरे पास क्या है 5 है। इसको इससे काट दूँ तो यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया। दैट इज इक्वल टू टी एफ माइनस में 30। अब यहाँ से टी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 81, और 32 यहाँ पे माइनस के हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो हमारे पास ये आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखिए 3 और 8 और 3 कितने हो गए। तो जो हमारे पास 45 डिग्री टेम्परेचर होगा सेल्सियस में, वो हमारे पास फारेनहाइट में कितना होगा जी 113 डिग्री होगा। तो मैंने आपको ये निकालने बता दिया। अब हमारे पास वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, थर्मामीटर का। एक क्वेश्चन और बताता हूं कि जो हमारे पास HG थर्मामीटर होता है, जो जिसमें मरकरी डाली होती है, वो कितने तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है, 350 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। अगर मुझे उसकी रेंज को बढ़ाना हो, अगर मुझे उसकी रेंज को इंक्रीज करना हो, तो उसके ऊपर मरकरी का जो स्पेस होता है वहां पे मुझे क्या डालनी पड़ती है, नाइट्रोजन डालनी, और नाइट्रोजन को फिल करना पड़ता है उस स्पेस में। और हमारे पास वो जो रहता है, जो हमारे पास HG, जो हमारे पास मरकरी का जो हमारे पास थर्मामीटर रहता है, वो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है, 350 से बढ़ जाता है। ठीक है जी, क्लियर है। मैंने आपको बता दिया एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे जाएंगे, वो मैंने आपको सिखा दिया। अगर मुझे किसी भी स्केल में जाना है तो ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया, अगर यहाँ पे मैं कैल्विन लिख दूँ तो के कैल्विन, अगर मुझे इससे इसमें घुसना है तो वही प्रोसेस है, दोनों को इक्वेट कर दो। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री होता है और फारेनहाइट में वो कितना हो जाता है, 98.4 डिग्री फारेनहाइट हो। अब ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार कितने एग्जाम में आ चुका है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की रीडिंग सेम आती है। तो वो कौन सा है जी, -40 डिग्री पे दोनों स्केल सेम रीडिंग, -40 डिग्री पे सेल्सियस का जो सेल्सियस इज द टेम्परेचर एट विच द सेल्सियस एंड द फारेनहाइट थर्मामीटर रीडिंग द सेम, कि सेम जो हमारे पास वैल्यू आती है इतने टेम्परेचर पे, दोनों सेम वैल्यू दिखाते हैं। नेक्स्ट है जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं, वो काम करते हैं क्या करते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है 96 डिग्री फारेनहाइट से 110 डिग्री फारेनहाइट के बीच में, जो क्लिनिकल में यूज़ किए जाते हैं, जो बुखार को चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है कि जो हमारे पास गर्मियों में जो जो हमारे पास रूफ होती हैं, जो वाइट कलर की जो छतें होती हैं, वो गर्मियों में हमें अंदर ठंडक प्रदान करती हैं एज कम्पेयर टू जो हमारे पास ब्लैक कलर की होती हैं। क्योंकि जो वाइट कलर होता है वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है और लेस एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है जी बात। जो हमारे पास काला कलर होता है वो क्या करता है, हीट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है और उसको जो है हमारे पास वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता ढंग से। तो इसलिए हमें हमारी जो ब्लैक कलर होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है हीट का। जो सिल्वर होती है दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट।
जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है वही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ध्यान में रख लेना। जो हमारे पास खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं, वो पकाने वाले जो बर्तन होते हैं वो किससे बने होते हैं, एल्यूमिनियम या ब्रास, मतलब जो हमारे पास पीतल या स्टील के बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है सीडीएस के एग्जाम में, कि जो हमारे पास खाना बनाने वाले बर्तन होता है उस वो क्यों मतलब हमारे पास इन एलिमेंट से बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी लो स्पेसिफिक हीट होती है और हाई कंडक्टिविटी होती है। लो स्पेसिफिक हीट होती है कि मतलब ये गर्म, मतलब जो ये इनके जो हैंडल होते हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं, मतलब जल्दी गर्मी को हीट मतलब पिघलते नहीं हैं। और हाई कनेक्टिविटी होती है, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है, जो हीट है वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि लो स्पेसिफिक हीट और हाई कंडक्टिविटी रहती है इन बर्तनों। नेक्स्ट हमारे पास कहा गया है, हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन होती है, ठीक है जी। थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास क्या होती है कि एक ऐसा फिनोमिना होता है जिससे हमारे पास सॉलिड में एक्सपेंशन होती है, लिक्विड में एक्सपेंशन होती है, गैस में एक्सपेंशन होती है। तो उसको क्या कहा जाता है, वो हम अगर किसी भी बॉडी को हीट देंगे तो वो एक्सपेंड करेगी। हमारे पास है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन होती है लेंथ में, तो लेंथ में एक्सपेंशन होती है तो वहाँ पे जो कोफिशिएंट आता है वो आता है अल्फा, और उसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है एल माइनस में एल नोट डिवाइडेड बाई डेल्टा एल नोट इंटू में डेल्टा टी। तो ये जो हमारे पास होती है ये होती है लीनियर एक्सपेंशन, मतलब लेंथ। अगर मेरे पास पहले ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल नोट है, अगर मैं इसको हीट करता हूँ, इसको मैं हीट करता हूँ तो इसकी लेंथ क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, और वो क्या बन गई, एल बन गई। और इसको मैंने टेम्परेचर कितना दिया, डेल्टा दिया। तो हमारे पास जो लीनियर हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होती है वो किस में होती है, लेंथ में। एरिया किस में होगी, एरियल एक्सपेंशन मतलब एरिया में होगी। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, ठीक है। तो बीटा का फॉर्मूला क्या आता है, ए माइनस में ए नोट ओवर में ए नोट इंटू में डेल्टा टी, ठीक है। ये एरिया आ गया। अब क्यूबिक की बात करें तो वो होती है गामा, ठीक है। जो हमारे पास 3D बॉडी होती है उसमें जो एक्सपेंशन होती है उसमें आती है वॉल्यूम एक्सपेंशन, बी माइनस में बी नोट ओवर में बी नोट इंटू में डेल्टा टी। तो इसके यूनिट क्या आते हैं, थर्मल एक्सपेंशन जो हमारे पास कॉफिशिएंट रहता है क्या यूनिट आएंगे, केल्विन इनवर्स या सेंटीग्रेड इनवर्स, ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी बात। अब हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे पास टेलीफोन की वायर होती है उनको ढीला छोड़ा जाता है, किसके लिए, सर्दियों के लिए, ताकि वो क्या कर जाए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब आसानी से खिंच जाए, सिकुड़ जाए। सिकुड़ने की वजह से उनको क्या किया जाता है, ढीला छोड़ा जाता है। और जो हमारे पास रेलवे ट्रैक होते हैं उसके बीच में गैप रखा जाता है, और वो जो गैप होता है वो जो ट्रैक के बीच रेलवे ट्रैक क्योंकि वो गर्मियों में क्या हो, एक्सपैंड हो, तो हमारे पास जो ट्रेन है वो बेंट ना हो, मतलब इजीली एक्सपैंड हो जाए और हमारी जो ट्रेन है उसमें कोई फर्क ना पड़े, मतलब उसके चलने के उसके मोशन में कोई इफेक्ट ना आए, मतलब बेंट ना हो। क्लियर है जी बात। तो ये हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन जो होती है, एरियल एक्सपेंशन और क्यूबिक एक्सपेंशन, इनके बीच में रिलेशन होती है। अब जो एरियल एक्सपेंशन मतलब लेंथ में होगी, मतलब ये हमारे पास एरिया में होगी और ये हमारे पास वॉल्यूम में होगी। अल्फा रेसो बीटा रेसो गामा, इनके बीच में एक रिलेशन होती है 1:2:3 होती है, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन के बीच में एक रिलेशन होती है, वो ये होती है। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये वाला जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने आपको बताया था, सी इज इक्वल टू क्या आता है, क्यू अपॉन में मास इंटू में डेल्टा टी। अब यूनिट इसके बताऊंगा तो हीट के यूनिट क्या होते हैं, जूल, मास के यूनिट क्या होते हैं, केजी, और जो हमारे पास टाइम के टेम्परेचर के यूनिट होते हैं वो केल्विन। तो जूल पर केजी पर केल्विन जो होते हैं वो इसके यूनिट होते हैं। अगर बोला गया द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज इंक्रीज 0 डिग्री सेल्सियस देन इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। बोला गया कि ये हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो हमारा जो पानी है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकुड़ता है, ठीक है जी। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और अग जो बिकम्स द मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस देन इंक्रीज। अगर हमारे पास ये 4 डिग्री से कम होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, इस बिहेवियर को कहा जाता है हमारे पास
विषम स्तर मतलब जो एनोमोलियस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर, इसी बिहेवियर के कारण जो हमारी बड़ी बड़ी झीलें होती हैं वो जम जाती हैं ऊपर से, और जो उसके नीचे जो जीव जंतु रहते हैं, जो मछलियां रहती हैं, वो आराम से रह पाती हैं, ऑक्सीजन का लेवल भी नहीं सही रहता है, क्योंकि हमने बोला कि जो हमारे पास पानी है वो 4 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री के बीच में क्या करता है, सिकुड़ता है। तो इसीलिए वो ऊपर की परत वैसी रहती है, और टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसलिए वहाँ पे जो एक्वाटिक लाइफ होती है मछलियों की, वो वैसी की वैसी चलती रहती है। अब लेटेंट हीट क्या होता है, स्टेट और चेंज ऑफ स्टेट्स, कि हमारे पास लेटेंट हीट क्या होती है, ये कब निकलती है। देखिए, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सब्सटेंस। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको कैपिटल एल लिखते हैं और एम लिखते हैं, मतलब Q इज इक्वल टू एम एल लिखते हैं। एल क्या होता है, लेटेंट हीट कॉफिशिएंट होता है या कांस्टेंट होता है। एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एम आता है। एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, क्यू अपॉन में एम आएगा। अब क्यू अपॉन में एम आएगा, क्यू के यूनिट क्या होंगे, जूल, मतलब हीट है जूल, और जो हमारे पास एम एम मास उसके क्या होंगे, जूल पर केजी। The amount of substance, latent heat, the substance of amount of heater during order giving the per unit mass assisting to change the state without changing the temperature। कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, लेटेंट हीट कब निकलती है, जब हमारे पास जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे स्टेट तो चेंज होती है, मतलब लिक्विड जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और हीट निकलेगी। उस टाइम जो हीट निकलती है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। इसमें स्टेट चेंज होती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में तो जाता है, बट उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोल। ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जब लेटेंट हीट तब निकलती है जब हमारे पास स्टेट चेंज होती है बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। क्लियर है जी बात। अब नेक्स्ट हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ, हमारे पास वेपराइजेशन क्या होती है, जो लेटेंट हीट हमारे पास है उसके ऊपर वेपराइजेशन क्या होती है, कि एक अमाउंट हीट रिलीज होती है जब 1 ग्राम जो हमारे पास पानी है उसको हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो उस टाइम जो 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट द 100 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड अ वेपराइजेशन। कि मतलब 1 ग्राम पानी को क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, कितने डिग्री पे, 100 डिग्री पे। तो उस टाइम जो हीट निकलेगी उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो 1 ग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 ग्राम हीट करने पे कितनी हीट निकलती है, 540। जो 540 कैलोरी जो होती है वो हमारे पास, कैलोरी जो होती है वो क्या निकलती है, हीट। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्टीम बर्निंग होती है, कि जो स्टीम से बंदा कोई जलता है वो ज़्यादा खतरनाक जलता है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी बर्निंग, जो बर्न मतलब ऐसे जलता है। क्योंकि स्टीम बर्निंग में देखो 1 ग्राम पानी जो है वो 540 कैलोरी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, निकाल रहा है। तो अगर मेरे पास कहीं 10 ग्राम भी हुआ तो 10 ग्राम पानी हुआ तो कितनी होगी, 5400 कैलोरी हीट निकली। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्टीम बर्निंग क्या होती है, मोर डेंजरस रहती है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी बर्निंग। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन कब आती है, फ्यूजन तब आती है जब हमारे पास 1 ग्राम आइस जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तब उस टाइम जो हीट निकलती है उसको क्या कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है, लेटेंट हॉट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। और जो 1 ग्राम हमारे पास आइस जब पानी में कन्वर्ट होता है, जब 1 ग्राम आइस जो है वो किस में कन्वर्ट होगा जी, पानी में कन्वर्ट होगा। तो उस टाइम जो हीट निकलती है उसकी जो वैल्यू होती है, 1 ग्राम आइस जब कन्वर्ट होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, 80 कैलोरी हीट निकलती है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जहाँ पे सॉलिड क्या होता है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में। उसको क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। In this case, the substance is changes from the solid to liquid state. The melting point of ice is increased by the pressure. Is increased by the
प्रेशर जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस, वो क्या करेगा, इंक्रीज करता है प्रेशर के साथ। बात समझ में आई कि हमारे पास जब सॉलिड है वो चेंज होगा लिक्विड में तो उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास जो उसका जो हमारे पास प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट देखते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड है वो क्या करने लग पड़े, बॉइल करने होने लग पड़े अंडर द गिवन प्रेशर। ठीक है, इज कॉल्ड अ बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई सब्सटेंस क्या करता है, चेंज होता है कहाँ से, लिक्विड से वेपर स्टेट में, तो उसको क्या कहते हैं, इट हैज सीन दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज। अगर मैं क्या करूँगा, देखिए लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा अगर मेरा टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जब हमारे पास कोई भी लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, स्टीम में, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है जी। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हुई है वो सबसे पहले उन वीडियो को देखें ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं और यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।